प्रिय विद्यार्थियों, आज हम वाक्य के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। वाक्य आपने वर्ण के बारे में पढ़ा। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। उस वर्ण के बारे में हमने जाना कि ये वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। इन दोनों ध्वनियों के मिलने से शब्द बन जाते हैं। ये शब्द कब बनते हैं? जब ये वर्ण सार्थक मेल में आते हैं। आपको उदाहरण याद होगा, कमल का उदाहरण दिया गया था। यदि कमल है तो वो सार्थक है, और यदि ये समूह मकर है, लक्कम है, तो ये शब्द नहीं है। शब्द बनने के लिए उसका सार्थक होना अति आवश्यक है। अब जब ये शब्द हमारे पास आ गए तो ये शब्द मिलकर एक वाक्य बनाएंगे। जब ये शब्द मिल जाएंगे और वाक्य का हिस्सा बन जाएंगे तब ये पद कहलाएंगे। अब ये जब पद बन जाते हैं तो इनके कुछ नियम हो जाते हैं। शब्द तक आपने पढ़ा था, शब्द स्वतंत्र इकाई है। शब्द केवल भाषा के कोश में मिलेंगे, शब्दों को कोई नियम में नहीं बांध सकता। लेकिन जब वो पद बन जाते हैं तो उनका एक नियम हो जाता है। ये नियमानुसार बनने वाले शब्द ही पद कहलाते हैं। अब हमको पढ़ना है वाक्य। ये पद जब वाक्य का हिस्सा बन जाते हैं तभी अपना अर्थ देते हैं। अब जिस प्रकार आपने देखा वर्णों का सार्थक मेल ही शब्द बनता है, उसी प्रकार हमें देखना है वाक्यों का मेल कैसे बन सकता है, वाक्यों में शब्द कैसे हो सकते हैं। यदि आप उसको कह रहे हैं राम पढ़ता है, अब इसमें आपको पूरा अर्थ समझ में आ रहा है, ये पूरा अर्थ समझ में आता है। पर आपने कहा है राम पढ़ता, तो ये अस्पष्ट सा है, उतना जल्दी से समझ में नहीं आता है। खाता वह कुछ कभी, अब ये सब शब्दों का समूह तो है लेकिन अर्थ नहीं दे रहा। तो वाक्यों में भी जब पद आ रहे हैं तो वो इस प्रकार से आने चाहिए कि वे सार्थक लगें, जो भी विचार व्यक्त करें वो सार्थक हों। क्योंकि भाषा में अभिव्यक्ति और अर्थ ये दो बहुत महत्वपूर्ण बातें होती हैं, अर्थ भी और अभिव्यक्ति भी। हम भाषा बोलते क्यों हैं? अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए। और ये अभिव्यक्ति कब होगी? जब वो शब्द अर्थ बता पाएंगे, सार्थक होंगे। तो ऐसे शब्दों का समूह, ऐसे पदों का समूह जो अर्थ स्पष्ट कर सके, हम उसे ही वाक्य कहेंगे। वाक्य के अंदर आपने देखा कुछ विशेषताएं हमें जरूर चाहिए। वाक्य बनेंगे ये पद जब, तो उनमें कुछ न कुछ विशेषताएं अवश्य ही आनी चाहिए। वे विशेषताएं क्या होंगी? वाक्य की विशेषताएं क्या होंगी? अब उसमें हम ध्यान देंगे विशेषताएं। सबसे पहले आपने देखा वाक्य की सबसे पहली विशेषता है सार्थकता। वो जो भी बात कह रहा है, जो भी विचार बता रहा है, उसको वो पूरी तरह से स्पष्ट करने वाला होना चाहिए। उसमें से अर्थ ज़रूर निकलना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसमें आकांक्षा, ऐसा ना हो कि आपने कहा बम्बई, राम और चुप, आपने कहा मुंबई, राम और बस, उसके बाद कुछ नहीं। तो ये क्या बता रहा है? एक आकांक्षा रहेगी, एक इच्छा रहेगी, क्या बात है? अब आपने कहा राम बम्बई जाता है, राम को बम्बई जाना है, इसका मतलब उसका अर्थ पूरी तरह से स्पष्ट है, उसमें आकांक्षा वाली बात नहीं रह जाती है। नेक्स्ट आप उसमें देखते हैं पद क्रम। वाक्य के अंदर हर पद का एक क्रम होता है, वो अपने क्रम पर ही आएगा तभी वो सही अर्थ देगा। अगर आप कर्ता को छोड़कर क्रिया पहले ले आएंगे या क्रिया के स्थान पर कर्म को ले जाएंगे तो वो क्रम से हट जाता है। अभी एक वाक्य दिया मैंने आपसे, राम पढ़ता है, ये एक सही क्रम है। पहले कर्ता फिर क्रिया, ये सही क्रम है। पर अगर मैं कहूँ पढ़ता है राम और राम को बाद में ले गए तो ये क्रम बदल गया।
पद क्रम होना अति आवश्यक है। राम अच्छी पुस्तक पढ़ता है। अब हमने कहा अच्छी पुस्तक पढ़ता है। आप ये कहें राम पुस्तक अच्छी पढ़ता है, सार्थक नहीं होगा क्योंकि पद क्रम बदल जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो दूसरी इसमें चौथी हमको दिखाई देती है विशेषता, वो है अन्वय। अन्वय कहते हैं मेल को। राम पुल्लिंग शब्द है। अगर मैं कहूँ राम पुस्तक पढ़ती है तो क्या ये सही है? ये सही नहीं है क्योंकि राम पुल्लिंग है। पुल्लिंग के साथ स्त्रीलिंग क्रिया का अन्वय नहीं हो सकता। इसी प्रकार अगर हम किसी भी शब्द को लिखते समय उसके अन्वय पर ध्यान नहीं रखते हैं तो वो अशुद्ध हो जाएगा और फिर वो वाक्य अच्छा वाक्य, सही वाक्य नहीं माना जाएगा। तो आपने देखा विशेषताएं, ये कुछ गिनी चुनी विशेषताएं हैं, मुख्य विशेषताएं हैं। वाक्यों को सार्थक होना अति आवश्यक है। वाक्यों के अंदर कोई भी भाव जानने की आकांक्षा नहीं रह जानी चाहिए। वाक्यों में पदों का क्रम सही होना चाहिए और वाक्यों में अन्वय की स्थिति अवश्य आनी चाहिए। यदि ये तीनों चारों बातें वाक्य में दिखाई दे रही हैं तो इसका मतलब वो वाक्य सही वाक्य है। इसके अतिरिक्त अब हम बात करते हैं वाक्य के मुख्य अंग क्या हैं। वाक्य के मुख्य अंग क्या होते हैं? वाक्य के दो मुख्य अंग हैं। आपने अभी देखा राम पढ़ता है, बस हमारा इतने में वाक्य पूरा हो सकता है। हमने कहा एक व्यक्ति जो काम कर रहा है, कर्ता, दूसरा जो काम किया जा रहा है, ये उसके दो मुख्य अंग हैं। कर्ता और क्रिया यदि हमारे पास है तो हमारा वाक्य सफल है, संपूर्ण है। हर वाक्य के दो मुख्य अंग होते ही हैं, ये अनिवार्य अंग हैं। ये जो क्रिया और कर्ता है, कर्ता को हम उद्देश्य कहते हैं और क्रिया को विधेय कहा जाता है। ये दो अंग अनिवार्य अंग हैं। यदि ये दोनों न होंगे तो वाक्य पूरा नहीं बन सकेगा। ठीक है, ये अनिवार्य हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम ऐच्छिक कहते हैं। लगाएंगे तो अधिक अर्थ स्पष्ट हो जाएगा, नहीं लगाएंगे तब भी बात हमारी समझ में आ रही है। राम पुस्तक पढ़ता है। राम अपनी पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तकालय से पुस्तक लाकर पढ़ता है। अब ये आप जितने भी शब्द उसमें जोड़ रहे हैं ये सब ऐच्छिक हैं। चाहिए तो लगा लीजिए, विस्तार दे दीजिए, नहीं चाहिए तो उसके बिना भी राम पढ़ता है। वाक्य अपने आप में संपूर्ण है। जब आपसे कहा गया राम पढ़ता है, अब इसमें आपको और किसी भी शब्द की आवश्यकता नहीं थी, अर्थ स्पष्ट था, पर मैंने इसको विस्तार देना चाहा। राम अपनी पुस्तक पढ़ता है। एक पुस्तक शब्द को जोड़ा, फिर बाद में अपनी जोड़ दिया। राम पुस्तक पढ़ता है, राम अपनी पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तकालय से पुस्तक लाकर पढ़ता है। कितना भी विस्तार दे सकते हैं, वो सभी ऐच्छिक अंग हैं। जहाँ इच्छा है, जहाँ आवश्यकता है, वहाँ हम उन्हें जोड़ते जाते हैं। ये प्रायः कर्म होते हैं, पूरक होते हैं और विशेषण शब्द जुड़ जाते हैं, तो वो वाक्य के कलेवर को बढ़ा देते हैं, वाक्य का विस्तार कर देते हैं। इसे हम विस्तार कहते हैं। वाक्य का विस्तार जब हम करते हैं तो उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि विस्तार किसका हो रहा है। विस्तार इन दो मुख्य चीज़ों का हो रहा है। पहला है उद्देश्य। उद्देश्य का हम विस्तार कर सकते हैं। जैसे हमने कहा राम, ठीक है, मेरा पड़ोसी राम, और पढ़ता है। इसके आगे आपने विधेय को बढ़ा दिया। पुस्तक पढ़ता है, अच्छी पुस्तक पढ़ता है, कहानी की पुस्तक पढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें हमें उसके विस्तार को बता रही हैं। तो आपने देखा शब्दों का सार्थक मेल वाक्य होता है। इस वाक्य के अंदर विशेषता है कि वो सार्थक हो, पूरी तरीके से आकांक्षा से रहित हों
उसके अंदर पदक्रम हो, अन्वय हो। वाक्य के दोनों अंग आपने देखे, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य है उसका कर्ता, विधेय है उसकी क्रिया। इसको हम आवश्यकता के अनुसार विस्तार दे सकते हैं। इतना यहाँ तक आपको दोहराना है। वाक्य किसे कहेंगे, वाक्य की विशेषताएं किसे कहेंगे, और वाक्य के जो अंग हैं, मुख्य अंग क्या है, अनिवार्य अंग क्या है, और ऐच्छिक अंग क्या हैं। इसके बाद फिर हम वाक्यों के अलग अलग भेद पढ़ेंगे। वाक्यों का स्वरूप भी अलग हो जाता है, भेद भी अलग हो जाते हैं, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।